हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सब कुछ ट्रैक पर है, और अगर नहीं भी है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर लीजिए। इनमें जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं, जेईई एडवांस किस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। जो हमारी प्रिपरेशन में ये जो समय बचा है, ये जो एक्सरसाइज है, ये इस समय के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इन एक्सरसाइजेस को ईमानदारी से कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। पहला लेक्चर हम लोग एओडी पे कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में देखे थे, कुछ क्वेश्चंस हम इस सेशन में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर विच दिस इक्वेशन इज जीरो। द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो क्या किया जा सकता है, इस फंक्शन को अलग से कंसीडर किया जाए। देखो समझना, कॉन्सेप्ट समझना। जब जब इस टाइप की बातें की जाएंगी कि किसी इक्वेशन के रूट्स बताओ, सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले उस इक्वेशन को कुछ अज्यूम कर लिया जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये बताते हैं तुमको। देखो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। एक इक्वेशन जिसमें कुछ एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम किसी भी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये हमसे एग्जैक्ट आंसर चाहते भी नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू बताओ, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ। कितने ऐसे एक्स पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की चीजें की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इस फंक्शन का नेचर समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है जब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं। कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या सीखना है हमको कि जब जब इस टाइप की बातें हो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताना हो, तो उसको फंक्शन एक अलग एज्यूम कर लो और उस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा की जाए। कैसे इकट्ठा करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया जाए तो 2 माइनस कॉस एक्स आ रहा है। अब एफ डैश एक्स के साइन से हमें पता चलता है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। यहां पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है 2 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है। एक्स, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ डैश एक्स जो है, ये पूरा प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 होगा तो एफ डैश एक्स, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टोटल प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। यानी हमें क्या समझ में आया कि अगर इस फंक्शन की बात करें एफ एक्स की, तो अप टू 0 ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और 0 के बाद ये इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। तो 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, f0 पता कर लो। पहला हो गया 0 माइनस 0, कॉस 0 हो गया 1, तो ये हो जाएगा -1। यानी 0 पर जो वैल्यू मिल रही है हमको वो है -1, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी पर ये एक्सप्रेशन अगर x कॉमन भी ले लोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ये बाकी दोनों का असर जो है वो बहुत कम रहेगा। दूसरे शब्दों में, दूसरी तरह से देखो तो भैया 0 से पहले ये हमेशा डिक्रीजिंग है। हमेशा डिक्रीजिंग है मतलब डिक्रीज होते हुए ही आएगा, और कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा ही ना।
जब x की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रखने लग जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इधर भी वापस से किधर जाएगा, पॉजिटिव साइड पे जाएगा। और एक ही बार ऐसा हो सकता है कि ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो केवल और केवल कितने पॉसिबल है, ये 2 ही पॉसिबल है, ठीक है। एक ही बार ऐसा होगा कि जीरो से पहले ही एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि ऑलवेज डिक्रीजिंग है, और एक ही बार ऐसा होगा कि जीरो के बाद एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हमारा जो डाउट है वो ये है कि जीरो पर आ रहा है नेगेटिव, तो इधर कहीं ये पॉजिटिव लेगा कि नहीं लेगा, कहीं ग्राफ नीचे ही तो नहीं रह जाएगा। तो ये बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं कि जब इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये बहुत बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी। माइनस यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी हो गया, वहाँ पे माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी इंटू -1 से 1 के बीच का एक नंबर, और माइनस कॉस एक्स, -1 से 1 के बीच का एक नंबर। तो ये सब ध्यान से देखोगे तो ये इन्फिनिटी सबसे बड़ी यही है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये पॉजिटिव साइड जाने लग जाएगा। और अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाना है तो कहीं आप बीच में थोड़ा दूर का नंबर देख लो भैया, 25-30 लिख के देख लो, ये 25 स्क्वायर -25 इंटू समथिंग माइनस कॉस ऑफ 25, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा। सिमिलरली जीरो से बड़ा कोई एक बड़ा सा पॉजिटिव नंबर लिख के देख लेना क्या मिल रहा है, पाई वगैरह रख के देख लेना, पाई पे ही पता चल जाएगा तुमको कि इधर भी पॉजिटिव हो गया इधर भी पॉजिटिव हो गया। देख लेते हैं एफ ऑफ पाई कितना हो रहा है, पाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस पाई -1 पाई स्क्वायर +1, यानी पाई पर ही आके पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली माइनस पाई पर देख लो, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये 0, और माइनस पाई लिखोगे तो फिर से +1, इधर भी दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, आंसर विल बी 2। समझ में आई चीजें, क्या कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स मानो, एफ डैश एक्स निकालो, ग्राफ बनाओ, पता कर लो कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2013 में ही ये पूछा गया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर विथ साइड्स हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो ऑफ 8:15। एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं हम लोग, एट इज टू 15, ठीक है। ये जो साइड्स हैं वो 8:15 में है, तो एक साइड को मान लेते हैं हम लोग 8 के और दूसरी साइड को मान लेते हैं 15 के, ताकि इनका रेशियो कितना बना रहे, 8:15 बना रहे। पेरीमीटर कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या बात कही जा रही है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय फोल्डिंग द साइड्स after removing the squares of equal area from all 4 corners। इन 4 कॉर्नर्स से 4 स्क्वायर्स को हटा दिया गया, एक स्क्वायर यहां से हटाया गया, एक स्क्वायर यहां से हटाया गया, बराबर साइज के हैं ये, एक इधर हटा रहे हैं, और एक इधर हटा देते हैं, ठीक है। और इनकी साइज कितनी रखी है हमने, x रखी है, ये x/x का है, ठीक है। इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो हटाने वाला पार्ट है, इन चारों पार्ट का एरिया कंबाइंड 100 होता है, तो जो वॉल्यूम बनेगा, रिजल्टिंग बॉक्स जो बनेगा, रिजल्टिंग बॉक्स कैसा बनेगा हमारा, यहाँ से इसको फ्लैप्स को ओवरलैप कर देंगे, इस तरह से उठा देंगे, इधर से ओपन इधर से ओपन, तो चारों तरफ से ओपन कर दो तो एक यहाँ पर हमें बॉक्स मिल जाएगा। किस टाइप का होगा वो बॉक्स, ये जो फ्लैप्स हमने उठाए इनका ये हो जाएगा x, और ये पार्ट कितना होगा यहाँ पर 15 - 2x। क्यों, क्योंकि x इधर से हटाया, x इधर से हटाया, तो बचा हुआ 15 - 2x, और ये 15k - 2x,
और ये कितना होगा 8k माइनस 2x। टोटल 8k था, x ऊपर से हटाया, x नीचे से हटाया। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इस बॉक्स के लिए वो हो जाएगी 15k माइनस 2x, और ये जो है 8k माइनस 2x। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा हमारा 15k माइनस 2x इंटू 8k माइनस 2x इंटू x। ये वॉल्यूम मैक्सिमम होता है कब, जब x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू तो पता करना पड़ेगा, रिमूव्ड स्क्वायर का एरिया टोटल कितना रखना है 100, कितने स्क्वायर है 4 स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया कितना है x स्क्वायर, ऐसे ये रहा 1, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, तो 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, टोटल दिया हुआ है 100, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। यानी कि जब x इक्वल टू 5 लेते हैं तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जब मैक्सिमम मिनिमा हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं f डैश x को जीरो कर देते हैं। जिस पॉइंट पर f डैश x जीरो हो रहा होता है वही मैक्सिमम मिनिमा होता है। यहाँ पर भी इसी टाइप की बातें हैं। ये वॉल्यूम का फंक्शन आ गया। अब ये वॉल्यूम का फंक्शन किस पे वेरी कर रहा है, x पे वेरी कर रहा है, क्योंकि रेशियो तो फिक्स है ना भैया, x जैसे जैसे बढ़ाओगे घटाओगे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो यहाँ x एक वेरिएबल था। अब ये वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। यही काम करते हैं ना भैया, जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा। यहां पर भी जब इस वॉल्यूम को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमसे बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 5 आएगा। देखो ये लिख के दिया था इन्होंने कि इफ द वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100, if the total area of removed square is 100, then the resulting box has maximum volume। यानी कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम कब लेगा, जब dv by dx जो है वो जीरो है। और dv by dx जीरो कब बोला जा रहा है, x इक्वल टू 5 पर। यानी कि जो वॉल्यूम का हमको एक्सप्रेशन मिला है इसको यहां पर लिख लेते हैं 15k माइनस 2x इंटू 8k माइनस 2x इंटू एक्स, डीवी बाई डी एक्स पता किया जाए। क्या होगा, तीन प्रोडक्ट है, तीनों फंक्शन ऑफ एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। पहले 15k माइनस 2x और 8k माइनस 2x को बाहर रखते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इस बार 15k माइनस 2x और x को बाहर रखते हैं, 8k माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2। फिर तीसरी बार 8k माइनस 2x इंटू एक्स को बाहर रखते हैं, 15k माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2 और इसको कर देना है जीरो। और ये जीरो कब हो रहा है, x इक्वल टू 5 पर हो रहा है, तो x इक्वल टू 5 भी लिख दिया जाए। ठीक है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 5 पर कितना हो जाएगा 15k माइनस 10, 8k माइनस 10, एक्स की जगह 5 लिख रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 यानी कि -10, 15k माइनस 10 और फिर से -10, 8k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें कॉमन आ रही हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जाए, 5 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 4k माइनस 5। इसको इस तरफ भेज देते हैं तो ये कितना 10 कॉमन ले लिया जाए, 15k माइनस 10 प्लस 8k माइनस 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10, ये 2 और ये 5 कैंसिल हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 15k प्लस 10 और यहाँ पर कितना हो गया, ये 23k माइनस 20। बस इक्वेशन मिल गई हमको,
12 के स्क्वायर, ये कितना था -23 के, -23 के, -46 के, और ये इधर आके हो जाएगा 30, डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 के स्क्वायर -23 के प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 18 इंटू 5। ठीक है, तो 6 के -18, नॉट 18, 6 के स्क्वायर -18 के -5 के प्लस 15 इक्वल टू 0। 6 के कॉमन ले लिया जाए, के -3, -5 कॉमन ले लिया जाए, के -3, तो फैक्टर हो जाएंगे 6 के -5 इंटू के -3 इज इक्वल टू 0। तो k या तो हो जाए 5/6 और k हो जाए 3। ठीक है, अब अगर k 5/6 लेते हैं तो ये साइड्स क्या क्या होंगी, अगर k 5/6 लोगे तो एक साइड ये हो जाएगी हमारी 75/6, या फिर 3 से डिवाइड कर दें तो 25/2। और जो पार्ट हम लोग हटा रहे हैं 5 और 5 10, ये 12.5 था, इसमें से 10 हटा रहे हो, चलो इस तरफ तो चल जाएगा। ये कौन सी वाली साइड थी हमारी 15k वाली, 8k वाली साइड का क्या होगा, ये हो जाएगा 40/6 यानी 20/3। अब जो पार्ट हटा रहे हो वही 5 5 10 है, और ये तो 6 पॉइंट समथिंग है, इसमें से 10 तो हटा ही नहीं सकते, यानी कि k इक्वल टू 5/6 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या है, k इक्वल टू 3 वाला, जब k इक्वल टू 3 वाला लोगे तो 8k वाली साइड कितनी हो जाएगी 24, और 15k वाली साइड कितनी हो जाएगी 45। हाँ, अब इन दोनों में से आराम से दोनों साइड से एक 5 5 यूनिट का स्क्वायर कट किया जा सकता है। इसका मतलब k इक्वल टू 3 करेक्ट आंसर होगा, और जो पॉसिबल साइड्स हैं वो हो जाएंगी हमारी 24 और 45। क्यों हमने 5/6 को रिजेक्ट किया, समझ में आ गया, क्योंकि 5/6 जब हम लोग लेते हैं, 5/6 जब k की वैल्यू लेते हैं तो जो साइड्स आती हैं वो इतनी बड़ी हैं ही नहीं कि उनमें से 5 5 यूनिट साइड वाले स्क्वायर को काटा जा सके, इसलिए उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा A एंड C। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखो पिछला क्वेश्चन जो था ये था हमारा एक तरह से मोनोटोनोसिटी पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट लिखते जाते हैं, मोनोटोनोसिटी। ठीक है, इसमें आंसर था सी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2013 में ही एक सवाल पूछा गया था, अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट h, 0 intersect the ellipse this at P and Q. Let the tangent to the ellipse at P and Q meet at the point R. If delta H is equal to the area of triangle PQR, डेल्टा 1 जो है वो है मिनिमम ऑफ डेल्टा एच, वेयर एच बिलोंग्स टू, एच वेरीज फ्रॉम 1/2 to 1, एंड डेल्टा 2 इज मिनिमम ऑफ, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है इसमें से। ठीक है, तो डेल्टा 1 जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम लिखना है हमको। ठीक है, ये जो डेल्टा 1 है ये मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एच, और डेल्टा 2 जो हो जाएगा वो मिनिमम ऑफ डेल्टा एच हो जाएगा। तो हमको बताना है 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 टाइम्स डेल्टा 2 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब एक एक करके क्या किया जाए, यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई है ना उनको लिखा जाए, थोड़ा सा 1 by 1 समझा जाए। ठीक है, सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट h, 0 इंटरसेक्ट दिस इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स बनाया जाए, ये मान लो हमारा इलिप्स। अब एक वर्टिकल लाइन है जो इस इलिप्स को दो पार्ट पे कट करती है, h, 0 से पास होती है, दो पॉइंट पे कट करती है। ठीक है,
इन दो पॉइंट का नाम क्या रखा है हम लोगों ने, पी एंड क्यू। ये जो पॉइंट है ये है हमारा h कॉमा जीरो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है, लेट द टेंजेंट टू द एलिप्स एट p एंड q मीट एट पॉइंट r। इस p और q पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, p पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और q पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये कहां पर आके मिल रही है, r पर आके मिल रही है। और ये एक्चुअली सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस पर ही होगा पॉइंट जो भी होगा। ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर देते हैं एक्स एक्सिस को, ये पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। इसका नाम दिया है इन्होंने आर। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो जैसे जैसे ये एच को इधर उधर ले जाएंगे ये एरिया चेंज होगा। इसी की बात कर रहे हैं कि एच जब 1/2 से 1 के बीच में घूमता है तो ये ट्राइंगल का एरिया किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, समझते हैं। देखो सबसे पहले जो सारी चीजें हैं उनको एच में लेकर आया जाए। ये पॉइंट एच कोमा जीरो है, मान लेते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है ना बीटा है, तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। क्या क्या बातें हमको पता है कि एच कोमा बीटा जो है वो हमारा इस इलिप्स पर है, तो एच स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3, ये कितना होगा, 1 होगा। क्या करना चाह रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया पता करना चाह रहा हूँ। डायग्राम हमने बना लिया, समझ में आ गया भैया कि इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब इस ट्राइंगल का एरिया बताना है तो इस ट्राइंगल के एरिया को किसी एक वेरिएबल में लाना होगा। वो वेरिएबल भी इन्होंने लिख के दिया है कि एच में ही लाओ। ठीक है, ताकि हम लोग जब एच को चेंज करें तो एरिया चेंज होता चला जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इसको मान लिया बीटा। अब वाई कोऑर्डिनेट को बीटा मान लिया तो एच और बीटा के बीच में ये रिलेशन है, यानी कि ये जो लेंथ है ये है बीटा, और यहां से यहां तक जो लेंथ है ये भी बीटा ही है। अब इस पॉइंट को समझते हैं, एच कोमा बीटा पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ पी आर टेंजेंट एट एच कोमा बीटा क्या हो जाएगी, एक्स एच अपॉन 4 प्लस वाई बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं वाई इक्वल टू 0 लिख दूँ तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 4/h, यानी कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 4/h पर, तो ये हो गया 4/h कॉमा 0। तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए ये काम करेगा बेस का, और ये काम करेगा हमारा परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी पता चल गई हमको। ये मान लो इसको नाम दे दिया जाए, कुछ m दिया हुआ है क्या, इन्होंने नहीं दिया, m दे दिया जाए। तो ये जो एम आर है हमारा ये कितना हो जाएगा, 4/h माइनस एच। ध्यान रखना h इधर ही है, h 1/2 से 1 में रखना है, 4/h h से बड़ा ही होगा। चाहो तो मॉड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता है 4/h इधर आने वाला है, h पहले आने वाला है, तो ये h 4/h माइनस एच ही लेंगे। उस तरफ नहीं ले रहे हैं हम लोग, सारी चीज पॉजिटिव मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री है, इस तरफ लोगे तो भी वही बातें होंगी, लेकिन इन्होंने एच के बारे में तो हमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 1/2 से 1, तो फिर तो यहीं रखना पड़ेगा, और अच्छी बात हो गई। तो 4/h से h की दूरी को हम लोग 4/h माइनस एच लिख देंगे। ठीक है, चलो अब क्या किया जाए, जो हमारा पी क्यू है बेस वो कितना है, 2 बीटा है। ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख दोगे, 1/2 पी क्यू इंटू एम आर। पी क्यू कितना है, 2 बीटा, एम आर कितना है, 4/h माइनस एच। ये 2 से 2 कैंसिल, बीटा टाइम्स, अब ये तो एक वेरिएबल बीटा भी चल रहा है, एक एच भी चल रहा है, तो बीटा और एच के बीच में रिलेशन तो पता ही है ना,
ये रहा, यहाँ से बीटा की वैल्यू उठा के ले आओ। बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 - h² / 4 का अंडर रूट और √3 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर ही देते हैं तुमको, h² / 4 प्लस β² / 3 इज इक्वल टू 1। β² / 3 हो जाएगा 1 - h²/4 और β² हो जाएगा 3 टाइम्स 1 - h²/4। बीटा इज इक्वल टू √3 और 1 - h²/4 को लिख देंगे 4 - h²/4 और बीटा हो जाएगा √3/2 √4 - h²। ये साइड की बातें हो गई, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। √3/2 √4 - h² इंटू, और ये कितना हो जाएगा 4 - h²/h। यहाँ पे भी 4 - h², वहाँ पर भी 4 - h²। तो ये हो गया √3/2h और ये हो जाएगा 4 - h² होल पावर 3/2। ये पावर 1/2 पावर 1। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? हाँ, किस तरह से हम लोग डेल्टा के एक्सप्रेशन तक पहुँच गए। अब डेल्टा जो है वो पूरी तरह से h के टर्म्स में आ गया, तो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। तो d∆/dh, ये √3/2 तो कांस्टेंट है, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर एक तरह से u/v रूल लगाना होगा, h का हो जाएगा h², h बाहर लिया, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 4 - h² टू द पावर 1/2 और h² का -2h माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 4 - h² टू द पावर 3/2 बाहर लोगे और h का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर √3/2 तो बाहर है ही, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक h यहाँ है एक h यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं d∆/dh इज इक्वल टू, ये √3/2 तो साइड वाला साइड में लिख दिया, -3h² और अंडर रूट 4 - h²। यहाँ पर इसको किस तरह से लिख लिया जाए, 4 - h² अंडर रूट 4 - h², ताकि अभी कॉमन ले पाए, देखो और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। ये हो जाएगा हमारा h², ठीक है। √3/2 जो है वो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो d∆/dh √3/2 h² और यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया जाए, अंडर रूट 4 - h² कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ है हमारा 3h² और यहाँ कितना हो जाएगा -4 + h², ठीक है। अब लिख लिया जाए इसको, तो ये हो गया d∆/dh इज इक्वल टू √3/4 - h² और ये कितना हो जाएगा -2h² -4 डिवाइडेड बाई 2h²। लगभग सिंप्लीफाई हो चुका है ये। अब क्या किया जाए, यहाँ से -2 और कॉमन ले लिया जाए, तो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 4 - h² और यहाँ पे हो जाएगा h² + 2/h²। तो देखो h² + 2 पॉजिटिव है ना, h² पॉजिटिव, अंडर रूट 4 - h² पॉजिटिव, बाहर लगा दिया एक माइनस साइन, यानी कि d∆/dh इज लेस देन 0 फॉर ऑल h बिलोंगिंग टू, जो भी जहां भी हमको लेना है वहां तक की बातें कर लो, कुछ भी h जहां जहां पॉसिबल है, जो जो डोमेन में h रख सकते हो, सब जगह d∆/dh तो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन था डेल्टा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम पे मिनिमम और मिनिमम पे मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा विल बी डेल्टा मैक्सिमम मिनिमम पे मिलेगा 1/2 पर,
और मिनिमम ऑफ डेल्टा मैक्सिमम पे मिलेगा। भैया h की तो रेंज दी हुई है ना, h 1/2 से 1 ही रख सकते हो। तो जब h मिनिमम होगा तो डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और जब h मैक्सिमम होगा तो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा ये रहा √3/2h, √3/2h 4 - h² होल पावर 3/2। अब लिख देते हैं h इक्वल टू 1/2। तो h इक्वल टू 1/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 1, 4 - 1/4 होल पावर 3/2 √3, ये हो गया 15/4 होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, 15 √15 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 √4 यानी कि 8, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 √15। √15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू √5। तो √3 ये 15 था ही, √3 इंटू √5 अपॉन 8, 3 इंटू 15 यानी 45 √5 अपॉन 8। ये हो गया हमारा मैक्सिमम यानी कि डेल्टा 1। और मिनिमम कब मिलेगा, जब डेल्टा इक्वल टू 1 रख दिया जाए। तो √3/2, 1 h की जगह 1, 4 - 1 3/2। तो ये हो गया √3/2 और ये है 3 टू द पावर 3/2 यानी कि 3 √3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9/2 डेल्टा 2। अब हमको क्या बताना था, 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2, 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2। तो 8/√5 डेल्टा 1 कितना है 45 √5/8 माइनस 8 और डेल्टा 2 कितना है 9/2। तो देखो ये √5 से √5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये हो गया 45 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36। तो आंसर विल बी 9। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, यहाँ पर हमेशा हमारे दिमाग में क्या होता है कि डी डेल्टा बाई डी एच यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमेशा जीरो आएगा, और वो जहाँ जीरो होगा वहीं पे हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा पता करेंगे। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो डी डेल्टा बाई डी एच था वो कभी जीरो हो ही नहीं रहा था, वो हमेशा नेगेटिव था। लेकिन ये और भी अच्छी बात हो गई, अब वो नेगेटिव है इसका मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग है, यानी मैक्सिमम पे मिनिमम और मिनिमम पे मैक्सिमम मिलेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों को केवल ये एक्सप्रेशन तक पहुंचने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी थी। अगर साफ सुथरा काम नहीं किया जाए तो एक्सप्रेशन तक पहुंचने में ही हम लोग गड़बड़ी कर देंगे, तो आगे डिफरेंशिएशन तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से पहले कुछ कुछ बीटा टाइप मान लिया जाए, ये इस टाइप के एजम्पशन ले लिए जाए, ताकि जो सिंप्लीफाइड टर्म में एरिया तक पहुंच जाए, और एरिया तक पहुंचने में कोई गलती ना हो, आगे की चीजें भी हम लोग सही करते चले जाएं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जेईई एडवांस 2013 का ही एक और क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स। अब ध्यान से देखने पर ऐसा पता चल रहा है कि ये तो एक जैसे फंक्शन लिखे हुए हैं। इस फंक्शन को यहां पर भी लिखा हुआ है, ये जो 2 मॉड एक्स है वही यहां पर भी है, और ये x प्लस 2 जो है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, बताना क्या है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। जब मॉड्यूलस वाले फंक्शन दिए हुए होते हैं तो हमारे पास एक तरीका होता है कि डिफाइन कर लें मॉड को, दूसरा तरीका होता है बिना डिफाइन किए कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से उसका ग्राफ बना लें और वहाँ से कुछ पता करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर तो डिफाइन करने में भी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बनाने में भी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि डबल डबल मोड चल रहा है। ठीक है, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि एक ही चीज़ यहाँ और यहाँ लिखी हुई है, यहाँ और यहाँ लिखी हुई है। अगर थोड़ी देर के लिए इस एच एक्स मान लिया जाए इसको, और जी एक्स मान लिया जाए इसको, तो ये एफ एक्स को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एच एक्स प्लस जी एक्स
माइनस मॉड्यूलस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, जी एक्स माइनस एच एक्स। थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा लिख लिया हमने। अब देखना, दो पॉसिबिलिटी होंगी इस मोड को ओपन करने के लिए। अगर जी एक्स एच एक्स से बड़ा होगा तो ये मॉड ऐसा कैसे ओपन हो जाएगा, और जी एक्स एच एक्स से छोटा होगा तो ये मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, केस वन में बनाता हूं कि जी एक्स इज ग्रेटर देन एच एक्स। ठीक है, तो जी एक्स एच एक्स से बड़ा है तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, ये हो जाएगा एच एक्स प्लस जी एक्स। मॉड पॉजिटिव से हाथ ओपन किया तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स प्लस एच एक्स। ये हो गया कैंसिल, एफ एक्स हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एच एक्स। ठीक है, अगर जी एक्स एच एक्स से छोटा होता, या दूसरे शब्दों में कहें अगर एच एक्स जी एक्स से बड़ा है, तो क्या होगा देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इस बार मॉड जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और मॉड नेगेटिव से ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, जी एक्स माइनस एच एक्स। तो इस बार एच एक्स से एच एक्स कैंसिल हो गया, और एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 जी एक्स। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर, जब एच एक्स छोटा था तो एफ एक्स बन गया 2 टाइम्स एच एक्स, और जब एच जी एक्स छोटा था तो एफ एक्स बन गया 2 टाइम्स जी एक्स। तो क्या हम एफ एक्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ एफ एक्स एच एक्स कॉमा जी एक्स, कि भैया जब जो छोटा है तब वो फंक्शन हम लोग ले लेंगे। जब एच एक्स छोटा है तो एच एक्स को मान लेंगे, जब जी एक्स छोटा है तो जी एक्स को मान लेंगे, और 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो एक तरह से एफ एक्स जो है वो बन गया 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ एच एक्स, क्या था तुम्हारा 2 mod x, और जी एक्स था this। तो ये दो फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, उसमें से मिनिमम सेलेक्ट किया जाए, उसको 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो हमको एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, यही काम हम लोग करते हैं, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ तो ये दोनों छोटे छोटे हैं, हम लोग जानते हैं किस तरह से इस टाइप के ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ तो है हमारा किसका, 2 mod x का। अच्छा, साइड में पता कर लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे। तो 2 mod x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 2x जो है वो x प्लस टू के बराबर हो, या फिर 2x जो है वो माइनस x माइनस टू के बराबर हो। तो x इज इक्वल टू 2 हो जाए, या फिर 3x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू -2/3 हो जाए। ठीक है, तो 2 mod x, थोड़ा सा टू स्लोप वाली लाइन बना दी हम लोगों ने। ठीक है, और एक इस तरफ भी बना देते हैं इसी के। अच्छा, इसी को नहीं उठा के ले जाना भैया, इसको तो यहीं रख दो। ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, 2 टाइम्स mod x का। और x प्लस टू वाले का ग्राफ कैसा होगा, -2 पे ये 0 होगा, -2 पे 0 होगा, और उसके बाद इस तरह से जाएगा। इसका स्लोप जो है 1 है, और हम लोग जानते भी हैं कि x इक्वल टू 2 पे ये इंटरसेक्ट करने वाला है, और एक बार नेगेटिव साइड भी करेगा, नेगेटिव साइड भी इंटरसेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, ये लो कुछ इस तरह से, ये हमारा x प्लस टू वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2/3। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये है मॉड ऑफ x प्लस टू। अब हमको बनाना है इनका मिनिमम। तो मिनिमम वाला ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जब जो मिनिमम हो उसको ले लिया जाए। तो इधर से ये मिनिमम चल रहा था, तो इसको लेते हुए चलो, ये अपना मिनिमम चल रहा है, मिनिमम चल रहा है, मिनिमम चल रहा है, यहाँ पे भी मिनिमम है 0 तक, फिर इसके बाद अभी भी यही मिनिमम है,
जैसे ही -2/3 से आगे जाओगे अब मिनिमम बदल जाएगा, मिनिमम ये होने लग जाएगा, फिर इसके बाद यही मिनिमम रहेगा और इस पॉइंट के बाद फिर से मिनिमम बदल जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स मॉड एक्स कॉमा मॉड ऑफ x प्लस 2, इन दोनों में। अब इसका ट्वाइस भी करना है तो ट्वाइस करने से केवल देखो है ना, जो स्ट्रेच होगा ग्राफ, नेचर कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो वैल्यूज हमको मिल रही है वो डबल मिलने लग जाएंगी, ठीक है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो डबल करने पे ग्राफ मिलेगा वो जीरो पे तो जीरो मिलेगा, ये सारी वैल्यूज डबल होती चली जाएंगी, ये भी डबल मिलेगी, फिर जीरो पे तो जीरो ही होगा, ये भी डबल होगा और उसके बाद इस तरह से। तो उससे ग्रीन वाले ग्राफ और इस इंडिगो ब्लू कलर वाले ग्राफ में नेचर में कोई चेंज नहीं आया है। तो हमको तो क्या बताना था, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। तो चाहे ग्रीन वाले में देखो या फिर इस ब्लू वाले में देखो, मिनिमम यही मिल रहे हैं और मैक्सिमम यही एक पॉइंट है। ये वाला ना मैक्सिमम है, मिनिमम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो है ये वाला तो देख ही लिया हमने, ये दोनों पॉइंट को सेम ही मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो मिनिमा जो है वो कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, एक तो ये x इक्वल टू -2 वाला पॉइंट और x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, और मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, x इक्वल टू -2/3 वाला पॉइंट। ऐसे ही पता करते हैं ना भाई, कहाँ पे ये मिनिमम होके फिर से बढ़ गया, ये लोकल मिनिमा, दूसरा लोकल मिनिमा, बीच में एक लोकल मैक्सिमा। आंसर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो -2 -2/3, 2 और 2/3 पे तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और +2/3 तो वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आंसर विल बी हमारे केवल ए एंड बी। समझ में आ गया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम इसको डिफाइन करने पे चले जाते या डायरेक्ट ग्राफ बनाने लग जाते तो बहुत मेहनत हो जाती। तो यहाँ ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि ये दोनों फंक्शन जो हैं सेम हैं, और इनको थोड़ा सा अगर डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो ये श्रिंक होके इतने तक ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन 2013 का एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है f जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से 1 से लेकर रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बी ए फंक्शन। सपोज द फंक्शन f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दो बार इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। f ऑफ 0 भी 0 है, f ऑफ 1 भी 0 है, और ये किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। f डबल डैश एक्स -2 टाइम्स f डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। एफ एक्स की क्या रेंज है ये हमको बतानी है। ठीक है, अब सोचो एफ एक्स की रेंज बताने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमें 0 पर वैल्यू पता है, 1 पर वैल्यू पता है, 0 पर 0 वैल्यू है, 1 पे भी 0 वैल्यू। अब बीच में क्या हुआ, ये ऊपर जाके नीचे आया, क्या हुआ, क्या है, कितनी बार इंक्रीज हुआ कितनी बार डिक्रीज हुआ, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हमें किससे पता चलता है, एफ डैश एक्स से। तो एफ एक्स के बारे में जानने के लिए पहले हमें एफ डैश एक्स के बारे में जानना होगा, और एफ डैश एक्स पे जानने के लिए हमें एक चीज यहाँ पर दी गई है, वो क्या दिया गया है, ये एक्सप्रेशन एफ डबल डैश एक्स -2 टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ई टू द पावर एक्स है। अब इस टाइप के जब एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना पड़ेगा और इनको क्लब करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, तो ऐसा लग रहा है कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया होगा तो एक एफ डैश एक्स मिला होगा, और एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तो एफ डबल डैश एक्स मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनना किस तरह से इसको यहाँ पर क्लब करेंगे हम लोग। पहले मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन माइनस नहीं आता है। तो माइनस कहाँ से लाया जाए, तो देखो इस e टू द पावर x की हेल्प लेते हैं। इस e टू द पावर x को इधर भेज दिया जाए, या
ऐसे कह दो कि पूरी इक्वेशन में मैं ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ई टू द पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया जाए, ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये एक बना दिया ब्रैकेट मैंने और ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्लब करना चाहते हैं क्योंकि एफ एक्स जो है वो एफ डैश एक्स के साथ जाएगा और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स के साथ जाएगा। अब क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किसी एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। देखो ऐसा लग रहा है कि ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर लिया गया और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स हो गया, और यहाँ पर फिर एफ डैश एक्स को बाहर लिया गया और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये एक तरह से लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको समझना, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर लिया और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स को बाहर लिया और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये एक तरह से लिखा हुआ है हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पर मैं लिख लेता हूं। डी बाई डी एक्स पहला वाला बन रहा था ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, माइनस दूसरा बन रहा है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब डी बाई डी एक्स को ले लिया जाए कॉमन, एक तरह से ये एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये पहला फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन। अरे समझ में आई क्या बात है, यहाँ तक कैसे पहुंच गए हम लोग, ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं, इतना लंबा आगे निकल आया, कहीं बीच में खो गए होंगे तुम। ये हमको दिया पूछा गया था कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। हमें पता है एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 0 है, बीच में क्या हो रहा है ये हमको जानना था। बीच में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें ये पता करना जरूरी है कि कहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए क्या चाहिए होता है, एफ डैश एक्स चाहिए होता है। एफ डैश एक्स कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर एक एफ डैश एक्स दिख रहा था तो इसी एक्सप्रेशन को उठाया। अब इसको ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं डिफ्रेंसिएशन तो नहीं हो रहा है, ये एफ एक्स एफ डैश एक्स आ रहा है और फिर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा। और फिर हमने सोचा कि भैया बीच में माइनस आ रहा है तो ये माइनस को कैसे एडजस्ट करवाया जाए, तो माइनस को एडजस्ट करवाने के लिए हमारी हेल्प की ई टू द पावर एक्स ने। ई टू द पावर माइनस एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स का। देखो ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर लोगे, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स को बाहर लिया और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड वाली टर्म है ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगी। यहाँ क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स और एक माइनस कॉमन ले लिया है पूरे में से, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। ये हो गया हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर लोगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एफ एक्स को बाहर लोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया 1। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई थी। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं क्या कि पहले फंक्शन को सेपरेट कर लो फिर डिफरेंशिएट कर देना। अरे ये बात तो जानते हैं ना हम लोग कि डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे कर लिया हमने कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इससे अच्छा है कि पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर डिफरेंशिएट कर लेना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा था कि फिर से है ना ये और छोटे हो सकते हैं। तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बताओ भाई, डी बाई डी एक्स, और इसके अंदर एक और डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है किसका, ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये है एफ एक्स
देखो ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एफ एक्स बाहर, ई टू द पावर माइनस एक्स का दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन वन। तो ये हो गया डी टू ऑफ डी एक्स टू, और ये फंक्शन सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर थोड़ी देर के लिए मैं फाइव एक्स मान लूं, तो हमको दिया हुआ है फाइव डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करने पर जो मिलेगा वो ग्रेटर देन वन है, ये बात हमसे कही गई थी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, फाइव डैश एक्स जो आ गया वो आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। अब मुझे बताओ, अगर फाइव एक्स का ग्राफ बनाना चाहे, कुछ वैल्यूज को लिख लिया जाए। एफ ऑफ जीरो कितना दिया था? जीरो। और फाइव ऑफ वन कितना हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस वन, एफ ऑफ वन, ये भी हो गया जीरो। फाइव एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं। फाइव एक्स में जीरो पर वैल्यू जीरो मिल रही है, वन पर वैल्यू जीरो मिल रही है, ये बात हम जानते हैं, ये अभी अभी हमने चेक कर लिया। जीरो पर भी जीरो मिल रही है, तो ओरिजिन से पास करेगा और वन को बीच में क्या होगा इस चीज को समझते हैं। तो फाइव डबल डैश एक्स जो है ना, वो है ग्रेटर देन वन, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव, अपवर्ड होगा। अरे ऐसा ही होता है ना भाई। फाइव डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इसका मतलब फाइव डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, और इसका मतलब फाइव एक्स जो है वो कैसा होगा? कॉनकेव अपवर्ड। अब ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, जीरो पर वैल्यू जीरो है, वन पर वैल्यू जीरो है, कॉनकेव अपवर्ड रखना है तो ऐसा ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अब क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो फाइव एक्स का ग्राफ है ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे है, अगर एक्स जीरो से वन में है तो, है ना भाई? जीरो पर जीरो है, वन पे जीरो है, बाकी ग्राफ नीचे है, तो ये फाइव एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, दिस इज लेस देन जीरो। अब ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ठहरी, इसका मतलब इसको नेगेटिव कौन बनाएगा? एफ एक्स बनाएगा। तो एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन, यानी कि कौन सा हो गया? ये तो पॉजिटिव कह रहा है, ये वन बाई टू से वन बाई टू कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है, नेगेटिव। एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन। समझ में आया किस तरह से इस रिजल्ट का, इस गिवन एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम लोग एफ एक्स लेस देन और इक्वल लेस देन जीरो पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट इस कॉम्प्रिहेंशन का। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, क्या कहा जा रहा है? इफ द फंक्शन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 1 at x equal to 1 by 4, then which of the following is true? तो देखो ये फंक्शन तो अभी अभी हमने क्या माना था? 5x माना था, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, और फिर हमें एक दो बातें और पता चल गई थी कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, इसका मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब इसी फंक्शन के बारे में, 5x के बारे में ही इन्होंने एक जानकारी और दे दी कि भैया 1/4 पर ना ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है, बीच में कहीं यहाँ 1/4 होगा, कॉनकेव अपवर्ड है, ये बात पता ही है, 1/4 पे मिनिमम लेता है फिर बढ़ने लग जाता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, 1/4 पे मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और इसके बाद ग्राफ क्या करने लग गया? इंक्रीज करने लग गया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फाइव डैश एक्स इज लेस देन जीरो जब तक x कहां से कहां तक है?
जीरो से लेकर 1/4 तक है। देखो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, फिर बढ़ने लग जा रहा है। तो जीरो से लेकर 1/4 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है? 5x डिक्रीजिंग है। इसका मतलब 5-x क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब 5-x क्या है? 5-x लिखा जाए तो e⁻−x f'(x) माइनस fx को बाहर लेंगे तो इसका e⁻−x लेस देन जीरो। e⁻−x तो पॉजिटिव होता है, f'(x) माइनस fx लेस देन जीरो, ये तो पॉजिटिव होता है, यानी यही क्वांटिटी नेगेटिव होगी, यानी f'(x) जो होगा वो fx से छोटा होगा। तो इस इंटरवल में 5-x लेस देन जीरो था, इसका मतलब f'(x) fx से छोटा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 5-x ग्रेटर देन जीरो होगा, इंक्रीजिंग है ना, मिनिमम वैल्यू अटेन करके बढ़ने लग गया, तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा अगर, तो f'(x) क्या आ जाएगा? fx से बड़ा आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0 से 1/4 तक f'(x) fx से छोटा है, और 1/4 से 1 तक f'(x) fx से बड़ा है। तो पहला तो ये सिंपल ही बोल दे रहे हैं कि भैया f'(x) fx से छोटा है, तो ऐसे थोड़ी ना है। आप दूसरे में कह रहे हैं f'(x) fx से बड़ा है 0 से 1/4 में, ये भी गलत बात है। f'(x) fx से छोटा है 0 से 1/4 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन f'(x) fx से छोटा है 3/4 से 1 में, नहीं ये भी गलत है, बड़ा है। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, समझ में आया? एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ ये था 2013 में, एओडी के जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पूरे इसमें अच्छे से यूज हो गए थे। फिर से इस क्वेश्चन को हम कहेंगे, इस पैराग्राफ को हम लोग कहेंगे कि एक तरह से ये मोनोटोनोसिटी पर, जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर वाली चीजें होती है, मोनोटोनोसिटी, कॉन्केविटी, ये दो चीजें। और पिछला जो क्वेश्चन था ये तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा बोलना चाहिए इसको, मैक्स मिनिमा यूजिंग ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और जेई एडवांस में मैच द कॉलम पूछा गया था 2013 में ही। 2013 में एओडी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ऐसा भी जेईई कर सकता है कि किसी एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ऑब्वियसली दूसरे चैप्टर का थोड़ा बहुत मिक्सअप रखेंगे, लेकिन एक चैप्टर थोड़ा सा मेजोरिटी में आ सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर वो चैप्टर हमारा कमजोर है तो घबराना नहीं है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को छोड़ दो, बाकी चैप्टर्स को उठाओ, पहले उनको निपटा दो। उस चैप्टर के क्वेश्चन सब पढ़ो, सारे क्वेश्चंस कठिन नहीं होंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे, तो जो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं उनको उठाकर पहले ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? अ लाइन एल is equal to mx plus 3, l y is equal to mx plus 3 meets y axis at e point, पॉइंट का नाम है 0,3, एंड द आर्क ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, वेयर y हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, एट द पॉइंट f(x0, y0). The tangent to the parabola at f(x0, y0) intersect the y-axis at g 0, y1. The slope of line L is chosen such that the area of triangle EFG has a local maximum. Match list 1 with the list 2 and select the correct answer. चलो देखते हैं, एक एक करके जो जो बातें कही है ना उनको हम लोग ग्राफ पर बनाते जाते हैं। ठीक है, पहले तो एक्स एक्सिस बना ली जाए और एक वाई एक्सिस बना ली जाए। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है? देखो एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ई 0,3 से कटेगी, और इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x को किसी पॉइंट f पर ये कट करती है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, जहाँ पे y को केवल पॉजिटिव लेना है, ऐसा कुछ होगा। एक लाइन है जो 0,3 से आ रही है और इसको कहीं f पॉइंट पर कट करती है। इस f पॉइंट का नाम रखा है x0, y0।
फिर कहा जा रहा है कि इस एफ पॉइंट पर जहां पर इसको कट किया है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की हमने, और वो टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस को G0, Y1 पे कट करती है। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इस टाइप से कुछ, और ये इसको जाके कट करती है G पॉइंट पर जिसका नाम है 0, Y1। ठीक है, ये E था। तो अब क्या बताना है हम लोगों को, the slope m of line L is chosen such that the area of triangle EFG has local maximum। ये जो लाइन है हमारी, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। तो ये m को किस इस तरह से चूज किया जाता है कि इस ट्राइंगल EFG का एरिया मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब भैया मैक्सिमम मिनिमा की जब बातें आती हैं तो हमें किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में इस एरिया को लिखना होगा। अब इस पैराबोला का नाम क्या रखा था हमने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो पैराबोला और एक वेरिएबल में बातें करनी है। ठीक है, याद आ गया, क्या करें, पैरामेट्रिक फॉर्म लेके आते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिया जाए तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, 80 स्क्वायर 4t स्क्वायर कॉमा 280 8t। ठीक है, x0 को मैंने मान लिया 4t स्क्वायर, y0 को मान लिया 8t। ये हो गया, ये पॉइंट तो हमें पता ही था। अच्छा, इस टेंजेंट की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कितना है 4t स्क्वायर, और इसमें x इक्वल टू 0 रखें तो y कितना आ जाएगा 4t। तो ये हो जाएगा 0, 4t। तीनों कोऑर्डिनेट इस ट्राइंगल के हमको टी के रूप में मिल गए। अब टी के रूप में मिल गए तो एरिया को लिख दिया जाए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 0, 3, 1 0, 4t1 और 4t स्क्वायर 8t1। ठीक है, बाहर एक और मॉड लगा देना भैया, एरिया पॉजिटिव रखना है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं तो 4t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 - 4t। तो डेल्टा हो जाएगा 2t स्क्वायर 3 - 4t, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर -8t³ डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए 12t -24t स्क्वायर, 12t कॉमन ले लिया जाए 1 - 2t, तो t 0 हो जाए, ये t हाफ हो जाए। ऑब्वियसली अगर t 0 रखोगे तो सब कुछ जो है वो 0 0 हो जाएगा, तो वो तो हम लोग लेने से रहे, यानी कि t इक्वल टू हाफ पर ही जो एरिया मिलेगा वो हमको मैक्सिमम मिलेगा, 0 पर मिनिमम मिलेगा। अगर नहीं मानना है बात तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेना, d2 डेल्टा बाई dt2 12 - 48t। ठीक है, 0 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है यानी मिनिमा होगा, और 1/2 रखने पर नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैक्सिमा होगा, यानी t इक्वल टू 1/2 पर ये मैक्सिमम हो जाता है। अब t इक्वल टू 1/2 पर अगर ये मैक्सिमम हो गया तो बाकी सारी वैल्यूज पता कर ली जाए। ठीक है, तो t इक्वल टू 1/2 रखोगे तो यहाँ 1/4 ये हो जाएगा हमारा 1, और 1/2 रखोगे ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 1/2 रखोगे ये हो जाएगा 0, 2, ये तो हमें पता ही था। ठीक है, तीनों पॉइंट पता चल गए। तो अब देख लिया जाए एक एक करके। सबसे पहले पूछा गया m क्या है, m है भैया इस लाइन का स्लोप। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 1, 4 है और ये 0, 3 है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1 4 - 3/1 - 0। इन्हें पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, हम लोग ने थोड़ा सा गड़बड़ बना दी है, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यानी कि 4। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG मैक्सिमम कब मिलेगा 1/2, और एरिया क्या है ये रहा। अगर 1/2 यहाँ रख दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा ये क्या यहाँ पे 1/2 रखने से पहले यहाँ रख दिया जाए 1/2, तो ये हो जाएगा 2/4 और 3 - 2 यानी कि 1/2। तो डेल्टा मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 यानी कि 1। y0 और y1, y0 कितना हो गया, अच्छा पीछे चले गए, y0 जो है वो है 4 और y1 है 2, y0 जो है वो है 4 और y1 है 2।
तो 4123, 4123 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। क्या इसमें की पॉइंट था कि सबसे पहले पैराबोला और एक वेरिएबल में हमें बातें करनी हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म अज्यूम कर लो। एक बार जैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म अज्यूम किया उसके बाद ज़्यादा कुछ उसमें रह नहीं गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछता है। ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। ठीक है, आपको बस क्या पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2014 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक वेरिएबल है a जो कि रियल नंबर है और एक फंक्शन है f जो रियल नंबर से रियल नंबर में किस तरह से दिया गया है, fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x प्लस a। देन fx has 3 रियल रूट, ओनली 1 रियल रूट, 3 रियल रूट, 3 रियल रूट। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमसे केवल नंबर ऑफ रूट पूछे गए थे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रूट ही पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और आगे हम लोग जाएंगे। देखो हमें क्या बताना है कि एफ एक्स जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। रूट का मतलब यही होता है ना कि ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो क्या करो, एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x प्लस ए इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन जो है इसका ग्राफ बनाने से अच्छा है कि हम क्या करें, ए को तो इसी तरफ रखें और 5x माइनस एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ बना ले। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, यहां हमसे कहा जा रहा है कि a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए नंबर ऑफ रूट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ऐसा ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ रख लिया जाए ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है और एक तरफ रख लिया जाए वेरिएबल को, तो दो टाइप के ग्राफ बना देंगे हम लोग। एक तो बना देंगे y इक्वल टू ए टाइप का और एक बना देंगे y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स टू द पावर 5 टाइप का। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर a 4 से बड़ा रख दो तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 से छोटा रखो तो कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब पहले हमारी कोशिश रहेगी y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स टू द पावर 5, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 5 माइनस 5x टू द पावर 4, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 5 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 5 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें तो 2 पॉइंट है -1 और +1। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, क्या हुआ यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे लिख लो, एक माइनस कॉमन ले लो और x -1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी तो चिंता करनी नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1। ठीक है, अब बाहर एक माइनस है तो ये जहाँ पे प्लस होगा एक्चुअली में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, प्लस माइनस। इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, बना लेते हैं इन पॉइंट्स को, -1 1, यानी कि पहले माइनस इन्फिनिटी से -1 तक dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, इन्हें ग्राफ डिक्रीज करेगा। -1 से लेकर 1 में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। 1 से आगे dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, ग्राफ फिर से डिक्रीज करने लग जाएगा। यानी एफ एक्स क्या था, एफ एक्स वो लिखा हुआ है साइड में 5, एफ एक्स मत लिखो y लिख लो, y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स टू द पावर 5। -1 रखने पे कितना आ रहा है, -5 प्लस 1 -4 आ रहा है। 1 रखने पर कितना आ रहा है, 5 -1 4 आ रहा है। 0 रखने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हो गया 0 -1 पर -4। और देखो ये है
ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट नेगेटिव। इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रखोगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी इन्फिनिटी के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी टू द पावर 5 और आगे एक माइनस है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और माइनस इन्फिनिटी रखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर 5, फिर से माइनस इन्फिनिटी, एक माइनस बाहर है, टोटल मिला के हो गया प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब ऐसा किया जाए, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी से आएगा यहाँ तक, इस पर होगा 0, बढ़ेगा और फिर घटेगा, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है भैया, 1 पे कितना मिल रहा है हमको, 4, -1 पर -4, यानी कि एक लाइन अगर ऐसी बना दे तो ये लाइन का नाम होगा y = 4 और इस लाइन का नाम होगा y = -4। अब जो दूसरा ग्राफ था, दूसरा फंक्शन जो था, उसको उठाकर लेकर आते हैं। दूसरे फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, y = a। अब ये y = a लाइन जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हमें बताना है कि ये लाइन, ये जो ग्राफ हमने अभी बनाया है, उसको कितनी जगह कट करेगी अगर a की वैल्यूज को हम लोग चेंज करते चले जाएं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये लाइन बनाता हूं मैं y = a वाली। अगर ये y = a वाली लाइन हम लोग ये यहाँ ले जाएं 4 पर, एग्जैक्ट 4, तो कितनी जगह कट कर रही है, एक ये पॉइंट हो जाएगा, इसको टच वाला माना जाएगा, और एक वहां पर। इससे नीचे आओगे तो 3 जगह कट कर रही है, दिख रही है 3 जगह, एक ये यहाँ पर, येलो लाइन, येलो कर्व, और ये रेड लाइन 3 जगह कट कर रही है, 3 जगह 3 जगह 3 जगह 3 जगह 3 जगह 3 जगह चलती चली जा रही है। एक इस तरफ है, ये यहाँ पर, एक दो उधर है। ठीक है, यानी कि जब तक हम -4 तक पहुंचेंगे तब तक ये 3 जगह ही कट करती रहेगी और +4 तक 3 जगह ही कट करती रहेगी। लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर जाओगे, अब ये केवल एक ही जगह कट कर रही है, देखो। और सिमिलरली अगर -4 से नीचे आओगे तो भी एक ही जगह कट करेगी, इस तरफ। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर a -4 से 4 के बीच में होता है तो ये रेड लाइन यानी कि y = a इस कर्व को 3 जगह कट करेगा, लेकिन 4 से ऊपर हो जाए तो केवल एक जगह कट करेगा, और -4 से नीचे हो जाए तो भी केवल एक जगह ही कट करेगा। अब ऑप्शन देख लिए जाएं, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में कि 4 से बड़े पे 3 रियल रूट, तो गलत बात हो गई ना भैया। 4 से बड़े पर तो एक ही मिलेगा, -4 से छोटे पर भी एक ही मिलेगा। 3 रियल रूट -4 से छोटे पर, ये भी गलत हो गया। ओनली 1 रियल रूट, ये सही बात है, 4 से ऊपर पर एक मिलेगा। 3 रियल रूट, तो बी एंड डी आर दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया किस तरह से हमने फिर से ग्राफ का यूज करते हुए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को पता कर लिया। यही चीज हमें करनी है, ठीक है ना। जब जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, ग्राफ बनाओ, देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2014 में ही ये एक और सवाल पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। क्या बोल रहे हैं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट 1,3 इज, मतलब dy/dx पूछ रहे हैं x = 1 और y = 3 पर। बताओ, ऐसे सवाल भी एडवांस पूछ लिया करता है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। साथ के साथ सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए। 2 टाइम्स y माइनस दिस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y डैश -5x⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पर x बाहर लिया जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 1 + x² और फिर 1 + x² का 2x प्लस 1 + x² होल स्क्वायर को बाहर रखा जाए तो x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब इसमें लिख दिया जाए x = 1 और y = 3, तो x = 1 रख दो, y = 3 रख दो, ये हो गया 1। x = 1 रख दो, 1 2 इंटू 1 + 1, सॉरी 1 + 1, ये 2 हो जाएगा हमारा, 1 + 1 होल स्क्वायर, कितना हो गया ये, 2 इंटू 2 4,
वाई डैश माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और 2 स्क्वायर 4, तो वाई डैश माइनस 5, ये 12/4 हो जाएगा 3, वाई डैश हो जाएगा 8। ठीक है, बस इतना सा ही ये सवाल था, इतना सा ही इसमें करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो और dy बाई डी एक्स पता कर लो, x इक्वल टू 1 रख दो, y इक्वल टू 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा किस तरह से किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। क्या दिया हुआ है, बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एफ एंड जी दो फंक्शन है, -1 से 2 इनकी डोमेन है, आर जो है वो कोडोमेन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, और एफ और जी की -1 0 और 2 पर ये वैल्यूज दी गई है। इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 से 0 एंड 0 to 2 फंक्शन एफ -3g नेवर वेनिशेस, मतलब ये कभी जीरो नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो देखो यहाँ पर भी f-3g के डबल डैश की बातें कर रहे हैं, और ऑप्शन में भी f-3g-x टाइप की बातें की जा रही हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि हमें एक फंक्शन अज्यूम करना चाहिए hx, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग f(x-3gx). इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पूछा जा रहा है कि ये एफ डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स जी डैश एक्स एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, 1 सॉल्यूशन की बातें की जा रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि एच एक्स के दो रूट्स के बीच में एच डैश एक्स का कम से कम एक रूट तो होगा ही, गिवन दैट फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यहाँ पर एच एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स -3 टाइम्स जी डैश एक्स। अब जो जो हमको वैल्यू दी गई थी उनका यूज़ करते हैं, h(-1 0 और 2 की बातें की जाए, -1 0 और 2 की, तो -1 पर क्या है 3 और 0, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या है 6 और 1, 0 पर ये है 6 और 1, फिर से 3 आ गया, और 2 पर क्या है, 2 पर है 0 और -1, 0, फिर से 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 0 और 2, -1 पर भी वैल्यू 3 है, 0 पर भी वैल्यू 3 है और 2 पर भी वैल्यू 3 है। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो बढ़ के अगर घटा भी होगा या इस टाइप से कुछ किया भी होगा, तो कम से कम एक रूट हमें -1 से 0 के बीच में एच डैश एक्स का मिलेगा। एच डैश एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर भी हो रहा होगा और कहीं यहाँ पर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन रूट वन रूट ऑफ एच डैश एक्स must lie in -1 to 0 and 0 to 2। -1 से 0 में एक रूट होना चाहिए और 0 से 2 में एक रूट होना चाहिए। -1 से 0 में एक रूट मिलेगा और 0 से 2 में एक रूट मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमसे क्या क्या बोला जा रहा है कि एफ डैश एक्स -3 टाइम्स जी डैश एक्स एग्जैक्टली 3 रूट। एग्जैक्टली 3 रूट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, हम बोल सकते हैं एटलीस्ट एक होगा -1 से 0 में और एटलीस्ट एक होगा 0 से 2 में। यहाँ एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, फिर से एग्जैक्टली पे बात कर रहे हैं, फिर से एग्जैक्टली पे बात कर रहे हैं, फिर से, अब मतलब हम लोग ने कभी अभी जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है, हम एटलीस्ट तक ही पहुंच पाए हैं। तो क्या और दिया हुआ था इस चीज को, एफ डैश f-3 टाइम्स जी डबल डैश एक्स नेवर वैनिशेस। इसका क्या मतलब हुआ कि h डबल डैश एक्स is not equal to 0 in x belonging to -1 से 0 और 0 से 2।
एच डबल डैश एक्स कहीं पर जीरो नहीं होता है। एच डबल डैश एक्स इस कहीं पर जीरो नहीं हो रहा है, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि कहीं पर भी कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एच डबल डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अगर वो कॉन्केव अपवर्ड चल रहा है तो अपवर्ड ही चलता रहेगा, डाउनवर्ड चल रहा है तो डाउनवर्ड ही चलता रहेगा। जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एच डबल डैश एक्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव ही होगा तो मतलब ये कॉन्केव हमेशा अपवर्ड ही रहेगा। यहाँ पर जैसे कि ये इस वाले केस में पॉजिटिव है, इस वाले केस में नेगेटिव है, कहीं पर ये अपना साइन चेंज करेगा नहीं। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज हो गया फिर वापस से इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसमें कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी। अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज नहीं हो रही है, समझना इस चीज को। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि -1 से 0 को कंसीडर करते हैं हम लोग। इसमें हमने ले लिया कि एच डबल डैश एक्स जो है ना वो कैसा है, हमारा लेस देन 0 है, मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड ही है। कॉन्केव डाउनवर्ड ही है मतलब हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर वैल्यू 1 पर हमें मिल रही, -1 पे वैल्यू मिल रही है 3, 0 पर वैल्यू मिल रही है 3, और इसके बीच में कॉन्केव डाउनवर्ड ही है। यानी कि एग्जैक्टली एक ही बार ऐसा हो सकता है कि एच डैश एक्स 0 हो। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता था, अगर हम लोग इस तरह से ले लेते एच डबल डैश एक्स को पॉजिटिव ले लेते तो भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर -1,3 0,3, और केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिस पर एच डैश एक्स 0 होगा, यानी एग्जैक्टली एक बार एच डैश एक्स 0 होगा -1 से 0 में, और एक बार होगा 0 से 2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स -3 टाइम्स जी डैश एक्स एग्जैक्टली 3 रूट नहीं, ये गलत बात हो गई। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन -1 से 0, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन 0 से 2, ठीक है। अब एफ डैश एक्स -3 टाइम्स जी डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस इन दिस एंड एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये भी गलत बात हो गई। तो आंसर विल बी बी एंड सी ओनली। ठीक है, समझ में आई बात क्यों एग्जैक्टली हुआ यहाँ पर, क्योंकि एच डबल डैश एक्स कभी भी 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2015 में सवाल पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स है, इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ v mm³ हैज ए 2 mm थिक सॉलिड वॉल एंड इज ओपन एट द टॉप। ठीक है, यहाँ तक की बातें करते हैं। ठीक है, क्या क्या बातें कर दी गई है, फिक्स्ड इनर वॉल्यूम v है, तो यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया जाए जिसका फिक्स्ड इनर वॉल्यूम जो है वो v रखना है हम लोगों को। फिक्स्ड इनर वॉल्यूम इज v, हैज ए 2 mm थिक सॉलिड वॉल एंड इज ओपन एट टॉप। यहाँ पर एक इसकी जो ये बाउंड्री है, जो वॉल है, ये 2 mm थिक है, इस टाइप से कुछ बात है। ये जो है ये 2 mm है, और क्या बोला गया है, ओपन एट टॉप। ठीक है, ठीक है। The bottom of the container is a solid circular disc of 2 mm thickness and is of the radius equal to the outer radius of the container। यहाँ पर एक बेस बनाया गया है नीचे इस तरह से कवर करने के लिए, यानी कि ये कुछ इस तरह से रहा होगा, ये नीचे हमने इसके ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ये एक तरह से सॉलिड है। ठीक है, तो और इसकी जो रेडियस है ये आउटर रेडियस के बराबर कही हुई है हमको, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस रखेंगे। मान लेते हैं जो ये इनर स्पेस है, जो खाली जगह है हमारी, इसकी रेडियस r है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये r है और ये 2 है, और ये जो इसकी थिकनेस है ये भी 2 दी हुई है हम लोगों को, 2 mm। ठीक है, इधर ये r है, इनर पार्ट की जो रेडियस है ये r है, ये 2 mm है, ये भी r ही है, इनर पार्ट की ही रेडियस है, ये 2 mm वॉल की थिकनेस हो गई और 2 mm ही इसकी विड्थ हो गई। इतनी बात हमसे कह दी गई है। इफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड to make the container is minimum when the inner radius of the container is 10 mm,
10 mm देन द वैल्यू ऑफ v बाई 250। अब समझना, देखो पहले फिर से ही बता देते हैं, एक सिलेंडर है जो इसका फिक्स्ड इनर वॉल्यूम है v, और इसको किस तरह से बनाया गया, ये आउटर रेडियस एक वॉल जो है वो 2 mm थिकनेस की कवर कर दी गई, नीचे एक डिस्क लगा दी गई जिसका थिकनेस 2 mm है और रेडियस जो है वो आउटर रेडियस के बराबर है। अब बोल रहे हैं कि इसमें बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मिनिमम होगा, जबकि जब ये r की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, 10 रखते हैं, व्हेन द इनर रेडियस ऑफ कंटेनर इज 10 m देन द वैल्यू ऑफ 250 टू v अपॉन 250 विल बी वॉट। ठीक है, तो देखो कहाँ से शुरुआत की जाए। सबसे पहले जो ये इनर मटेरियल है, इस हाइट को यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हम लोग बोलते हैं h। तो ये जो इनर वॉल्यूम है ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई r स्क्वायर h, r इसकी रेडियस है और h इसकी हाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि मटेरियल कितना लगा यहाँ पर, तो मैं नाम दे देता हूँ मटेरियल जितना लगा उसको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल Vm। ठीक है, तो केवल इस वॉल वाले एरिया की बात करें तो ये जो बाहर वाला एरिया है, या बाहर वाला जो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम देखोगे तो कितना आएगा, इसकी रेडियस है r+2, तो पाई r+2 होल स्क्वायर h, माइनस जो ये अंदर वाला है इसका कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो सॉलिड डिस्क है इसमें भी तो मटेरियल लगा होगा, इसमें कितना मटेरियल लगा होगा, इसके लिए रेडियस r+2 है और हाइट कितनी है, 2 है, तो पाई r+2 होल स्क्वायर 2। और हमसे कहा जा रहा है कि d ऑफ दिस वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम हमको मिल रहा है कब, जब r इक्वल टू 10 लेते हो। ये वाली बात हमसे की जा रही है कि ये वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा जब इस इनर पार्ट की रेडियस को 10 रखा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को केवल r के टर्म्स में लेके आना है। वो कहाँ से ले आएंगे, इसका यूज़ करके ले आएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी पाई स्क्वायर h आएगा, अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या मटेरियल किस तरह से पता कर रहे हैं हम लोग, बाहर वाले पार्ट का वॉल्यूम माइनस ही जितना खाली था उतना हमने हटा दिया, तो ये वॉल में कितना मटेरियल लगा मिल गया, और सिमिलरली डिस्क का मटेरियल हमने ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विल बी व्हाट, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, पाई h कॉमन ले लिया जाए, तो r+2 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये कितना है यहाँ पर 2 पाई r+2 स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 2r+2, और a माइनस बी कितना हो जाएगा 2। 2 पाई r+2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले लिया जाए। Vm कितना हो गया हमारा 2 तो अच्छा पहले से था क्या यहाँ पर, हाँ 2 पाई h इंटू एक 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4 पाई h इंटू r+1, 4 पाई h इंटू r+1, 4 पाई h इंटू r+1। और ये जो दूसरा वाला है डिस्क वाला मटेरियल नीचे, वो कितना हो जाएगा 2 पाई r+2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dm बाई, अच्छा अभी तो h को भी तो r में लाना है, तो h r में कहाँ से लेकर आओगे, उसके लिए क्या रिलेशन हमको दिया हुआ है, ये रहा, ये कांस्टेंट है भैया, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, इनर वॉल्यूम इज फिक्स, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, v अपॉन पाई r स्क्वायर, इस चीज़ को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो h इक्वल टू लिख दिया जाए v जो कि एक फिक्स है डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर r+1 2 पाई r+2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4v, और इस r स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो एक 1/r, एक 1/r स्क्वायर। अभी पूरा एक्सप्रेशन जो है वो केवल और केवल
आर के टर्म्स में हमें मिल गया। ठीक है, यही हम लोग चाहते थे, यही हमारी कोशिश रहती है। किस तरह से किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर से बता देते हैं। जो भी एक्सप्रेशन हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लेकर आ जाओ। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल भी इन्होंने बोलकर ही रखा है कि भैया इनर रेडियस 10 हो जाती है तो ये वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, यानी कि इस जो मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उसको पूरा का पूरा किस वेरिएबल में लेके आ जाएं, इस इनर रेडियस वाले में लेके आ जाएं। ठीक है, यही हमने काम किया यहाँ पर। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कितना हो जाएगा 4v माइनस 1/r² माइनस 2/r³, और ये हो जाएगा 4π इंटू r+2। ठीक है, और r+2 का 1 हो जाएगा। इसको कर दिया जाए 0। ये 0 कब होगा, जब r इक्वल टू कितना है हमारा 10 है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 4π r+2 इज इक्वल टू 4v, इस तरफ भेज दे रहे हैं 1/r² और r³, तो ये हो जाएगा r+2/r³। r इक्वल टू लिख दिया जाए 10, 4π 12, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4v 12/1000। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, 12 से 12 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो पाई इज इक्वल टू हो गया v/1000। तो क्या पूछा गया था हमसे, v/250 पाई। ठीक है, तो 4 इधर चल जाएगा और ये हो जाएगा 250 पाई। इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ गई चीज़ें किस तरह से किया गया। सबसे पहले इनर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया। दूसरा, ये मटेरियल का वॉल्यूम कैसे पता किया हमने, पहले तो इस वॉल में कितना मटेरियल लगा, इस वॉल में मटेरियल कैसे पता किया, भैया ये आउटर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, आउटर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस ये नीचे जो डिस्क लगा रखी है इसका वॉल्यूम, नीचे जो डिस्क लगा रखी है इसका वॉल्यूम। अब यहाँ पर h एक वेरिएबल था जो कि r पे डिपेंडेंट था, तो पहले सिंप्लीफाई किया और फाइनली h को रिप्लेस कर दिया r से, डिफ्रेंशिएट कर दिया, r इक्वल टू लिख दिया 10, आंसर हमको मिल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, ये किस ईयर में पूछा गया था, 2017 में ये पूछा गया था। इसको देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर ग्राफ और लॉग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है वो है x ln x माइनस x प्लस ln x माइनस x ln x। x जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। फर्स्ट कॉलम जो है वो f(x) f"(x) और f'(x) के रूट्स के बारे में बात कर रहा है। सेकंड में इनका इन्फिनिटी पे क्या नेचर है, और थर्ड में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें जो है ग्राफ बनाने से रिलेटेड हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन f(x) है उसको लेते हैं। f(x) क्या हो रहा है हमारा, x प्लस ln x माइनस x ln x। ठीक है, 3 टुकड़े कर लेते हैं इसके। f'(x) क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएट करो 1 प्लस 1/x माइनस x ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस ln x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ln x। और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, f'(x) f'(x) हो जाएगा माइनस 1/x² माइनस 1/x। ठीक है, तीनों फंक्शन हमको मिल गए। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, क्योंकि तीनों फंक्शन के बारे में हमको पता तो करना ही है। अब देखो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। f'(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमें पता चलेगा f(x) इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। f'(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे पता चलेगा कि f'(x) इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक है ये भी हम लोगों को दिया हुआ है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। यानी कि x जब पॉजिटिव है तभी बातें करनी। ऑब्वियसली ln x तो डोमेन में तो यही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/x² प्लस 1/x, यहीं से मैं शुरू करता हूँ। तो f'(x) जो है वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू
जीरो टू इन्फिनिटी, देख लो, क्योंकि ये पॉजिटिव रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरा जो है वो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और बातें कर लीजिए। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स के बारे में एक बात पता चल गई हमको, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो, क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या, ये तो हमेशा नेगेटिव है। तो एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी। कोई रूट हमको नहीं मिलने वाला, ऑब्वियस सी बात है, सेम टाइप की चीज़ें फिर से लिख दी गई। एक दो बातें और पता कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, तो ये इन्फिनिटी जीरो, यहाँ इन्फिनिटी जीरो, किस तरफ चला जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 में ही है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर से जीरो की तरफ ही जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यही सारी बातें करनी, और कुछ बातें करनी है क्या। एफ यहाँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश का ही है, तो एफ डबल डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है। एफ डबल डैश एक्स इन्फिनिटी पे नेचर पता चल गया है, और रूट्स भी जो है एफ एक्स और एफ डैश एक्स के ही चाहिए। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो हमने जुटा ली है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एफ डैश एक्स पर आ जाते हैं। एफ डैश एक्स के बारे में क्या कहा गया है कि ये डिक्रीजिंग है जीरो से इन्फिनिटी में। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। इसका थोड़ा सा नेचर पता करता हूँ मैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स लिखे हैं, तो ये लिखोगे 1/x माइनस एल एन एक्स, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल एन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। और माइनस इन्फिनिटी लिखोगे तो, माइनस इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते, जीरो लिखोगे तो जीरो प्लस की बातें हो रही हैं, जीरो प्लस की बात करोगे तो ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पर ये जीरो लिखोगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता ही है, तो माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी। ध्यान देना, जीरो प्लस है, एल एन एक्स जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, एक और माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और जीरो पर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। बीच में कहीं पर ये देख लेते हैं कि ये जीरो तो नहीं हो सकता, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो ऐसे देख के तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि जीरो होगा कि नहीं होगा। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, एफ डैश एक्स का ग्राफ में बनाता हूँ। ठीक है, इधर टुकड़े कर ले जाएं इसके, ये भी एफ डैश एक्स का ही हिस्सा रख लेते हैं हम लोग, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही हमारा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो जीरो प्लस पर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कहीं यहाँ ऊपर, और इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या ये कहीं नेगेटिव हो सकता है क्या, ठीक है, तो देखते हैं। मान लो मैं इसमें 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, एफ डैश 1 कितना है, 1 माइनस एल एन 1, 1 माइनस जीरो, ये प्लस है। अच्छा, ई रखेंगे तो एफ डैश ई 1/e माइनस एल एन ई कितना हो जाएगा, 1/e माइनस 1 विच इज नेगेटिव, यानी कि 1 पर वैल्यू पॉजिटिव थी और 1/e पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। ठीक है, और एफ डैश एक्स जो है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो है नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये गड़बड़ हो गई, इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, हमेशा डिक्रीजिंग नेचर का है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, हमने यहाँ पर अभी अभी ये डिक्लेयर किया था कि एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है। फिर हमने देखा इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और ऑलवेज डिक्रीजिंग नेचर का है, यानी कि क्या हो रहा होगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा, 1 पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, 1/e पे नेगेटिव ले रहा है, और ऐसे डिक्रीज होकर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ नेचर आने वाला है। ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या पता चल गया कि एफ डैश एक्स एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 1 से लेकर 1/e के बीच में। ठीक है,
क्या क्या बातें पता चल गई हमको एफ डैश एक्स के बारे में? एफ डैश एक्स का इन्फिनिटी पे नेचर पता चल गया है, ये बात हो गई है। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ये बात भी हमको पता चल गई है, ठीक है। और इधर एफ डैश एक्स जीरो फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 to e, और एफ डैश एक्स जीरो फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये वाली चीज़ें भी हमें पता चल गई है। अब एफ एक्स की और बातें कर लेते हैं पहले। यहाँ देखोगे तो बीच में कहीं पर ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग अल्फा, यानी कि 0 से लेकर अल्फा तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एक अल्फा है हमारा जो कि 1 से e के बीच में है, ठीक है, और 0 से लेकर अल्फा तक एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, और अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स कैसा है, लेस देन जीरो है। तो इस इंटरवल में एफ एक्स कैसा होगा, लेस देन जीरो टाइप का होगा, ठीक है। एफ एक्स कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब एफ एक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई जाए। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं एफ एक्स को। एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, इन्फिनिटी पे नेचर पता करना जा रहा हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। तो ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, एल एन एक्स भी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की बातें यहाँ पर हो गई। तो अब क्या किया जाए, ये बन गई एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x प्लस एल एन एक्स और माइनस इसको लिख लेते हैं हम लोग एल एन एक्स अपॉन 1/x। ये रुको, ये ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अननेसेसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मुझे ना कुछ कुछ सेम टाइप की चीज़ें दिख रही है। एल एन एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 - x हो जाएगा क्या? अभी 1 - x हो गया, इसको भी 1 - x बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 - 1 प्लस एक्स एल एन 1 - x, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम इसको इंटरप्रेट कर पाएँ कि किस तरफ पहुंच रहा है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 - x, और ये एल एन के साथ भी कितना लिखा हुआ था यहाँ पे 1 - x ही लिखा हुआ था, तो एल एन एक्स इंटू 1 - x। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 और 1 - x कॉमन ले लिया जाए अगर, तो ये क्या बन जाएगा 1 - एल एन एक्स। देखो 1 - x 1 - x है, 1 - x को कॉमन लिया -1 - x, तो यहाँ तो हो गया 1 और ये माइनस एल एन एक्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा है ना ये समझने लायक कंडीशन में आ गया। यहाँ पर अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो देखो 1 माइनस इन्फिनिटी, एल एन एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी और 1 माइनस, तो 1 - इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 - इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया 1 माइनस प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये पूरा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आ गई बात है? यानी कि x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दूसरा एक और लिमिट पता कर लिया जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स एल एन एक्स, एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। अब देखो x 0 प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस पे ये किस तरफ जाएगा, देखो ये तो जा रहा है 0 की तरफ, ये जा रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ तक क्लियर है। ये किस तरफ जा रहा है, ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पे बन गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है 0 इंटू इन्फिनिटी को? 0 इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए या तो इसे हम 0/0 लिख देंगे या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, पहले में कोई समस्या नहीं, दूसरे में कोई समस्या नहीं, तीसरे को लिख लिया जाए एल एन एक्स अपॉन 1/x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, पहले और दूसरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऐसा ही लिखा रहने दे रहा है x प्लस एल एन एक्स। हम ये देखना चाह रहे हैं ये लिमिट किस तरफ जा रही है, ठीक है। या तो ये ऐसे लिख दिया जाए कि इस लिमिट के 2 टुकड़े कर दिया जाए, एक लिमिट है हमारी
एक्स प्लस एल एन एक्स और माइनस एक लिमिट है ये वाली, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एन एक्स का 1/x और इसका -1/x²। ठीक है, तो ये पहली लिमिट जो है ये है 0 माइनस इन्फिनिटी, और ये दूसरी लिमिट क्या हो रही है हमारी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस -x, यानी कि ये भी 0 की तरफ जा रहा है। तो पहला 0 की तरफ, दूसरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये तीसरा भी 0 की तरफ। तो ये लिमिट भी जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आया भाई? ये साइड वाली जो लिमिट थी ln x अपॉन 1/x, ये 1 की तरफ जा रही है, -1 की तरफ जा रही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो एक फाइनाइट नंबर हो गया 1, ये एक फाइनाइट नंबर था 0, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो पूरी लिमिट किस तरफ चली गई, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब पीछे आ जाते हैं, एफ एक्स के पास फिर से आते हैं। हमें क्या पता है कि किसी अल्फा तक एफ एक्स इंक्रीजिंग है और उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, एफ ऑफ 1 की बातें कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 है 1 प्लस एल एन 1 माइनस 1 इंटू एल एन 1। तो 1 प्लस 0 ये है 1। एफ ऑफ ई कितना है, ई प्लस एल एन ई माइनस ई एल एन ई। तो ये हो गया ई प्लस 1 माइनस ई, यानी कि ई प्लस 1, सॉरी ई प्लस 1 माइनस ई, यानी कि फिर से 1। अच्छा, एक एफ ऑफ ई स्क्वायर भी पता कर लेते हैं। क्यों ऐसा पता कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि ई स्क्वायर में भी तो कोई रूट नहीं है, तो ई स्क्वायर पर भी वैल्यू पता कर ली जाए। तो ई स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर। तो ये ई स्क्वायर ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब एफ एक्स के ग्राफ पर आ जाते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पता चल गया था। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये 1 और ई के बीच में कहीं पर एक अल्फा है जहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग हो जाता है। और ई स्क्वायर पर भी हमने वैल्यू पता की है। 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, और पीछे जाना पड़ेगा। 1 पे वैल्यू आ रही है 1, ई पर वैल्यू आ रही है 1, और ई स्क्वायर पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव 2 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 पर वैल्यू है 1, ई पर वैल्यू है 1, और ई स्क्वायर पर वैल्यू है नेगेटिव 2 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कॉमा 2 माइनस ई स्क्वायर। यह है ई पर वैल्यू 1, और यहाँ पर 1 पर भी वैल्यू है 1। अच्छा, यहाँ 0 है इस तरफ हमारा, 0 पर ग्राफ किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अभी देखा लिमिट हमने, और इन्फिनिटी पर भी ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये इन्फिनिटी पे भी ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये बीच में अल्फा तक ये इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे होगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेगा 1, ये अल्फा तक इंक्रीज करेगा और फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक रफ सा ग्राफ एफ एक्स का हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग आंसर देने की सिचुएशन में है सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स इन बिटवीन 1 टू ई स्क्वायर। एफ एक्स के बारे में और कुछ है क्या? नहीं है, तीनों एफ डैश एक्स के हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ देखा अभी अभी हमने, ये 1 से लेकर ई स्क्वायर के बीच में कहीं एक बार ये 0 हो रहा है, तो यानी कि पहला पॉइंट जो है वो सही हो गया। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये किस तरफ जा रहा था, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये गलत है। इन्फिनिटी पर किस तरफ जा रहा था, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सेकंड वाला सही है। एफ डैश एक्स पर बाद में आते हैं। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1। 0 to 1 में एफ एक्स इंक्रीजिंग है क्या? 0 से 1 में एफ एक्स इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहला सही हो गया। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ई टू ई स्क्वायर, तो ये भी सही है वैसे, तो फिर भी बता देते हैं। ई से लेकर ई स्क्वायर में ये डिक्रीजिंग है, देखो, तो यानी कि ये भी जो है सही हो गया। अब एफ डैश एक्स पर आ जाते हैं। एफ डैश एक्स का ग्राफ तो यहीं साइड में ही रखा हुआ है हमारे पास। क्या हो रहा है, ये 0 से 1 में डिक्रीज, 0 से 1 में पॉजिटिव है, 0 से अल्फा तक पॉजिटिव है, अल्फा से आगे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं।
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स इन बिटवीन 1 टू ई। 1 पे वैल्यू पॉजिटिव थी और ई पर वैल्यू कितनी थी इसकी, ई था क्या, ये 0.1/e था, कोई गड़बड़ तो नहीं लिख दी हमने यहाँ पर, ई है, देखो ये पॉइंट जो है ई है और इस पे वैल्यू मिल रही है हमको 1/e-1। एफ डैश ई जो है वो नेगेटिव है, तो यस एक रूट है 1 से लेकर ई के बीच में। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम ई इन 0 to 1। क्या 0 to 1 में भी ऐसा हो रहा है क्या, नहीं 0 to 1 में तो ऐसा नहीं हो रहा है, 0 to 1 में तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये थर्ड वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम ई इन 1 to e। 1 से ई में तो है ये दो रिपीट करके लिख दिए गए हैं, तो ये भी एक करेक्ट होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर 1 से ई और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर 1 से ई, दो बार लिख दिया इसको। ये एक्चुअली में एफ डबल डैश होना चाहिए, ठीक है, ये एफ डबल डैश के लिए करी जाएंगी बातें यहाँ पर, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर भी ये एफ डैश इज डिक्रीजिंग है, ये अब चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग इंक्रीजिंग पहले रूट वाली बातें हो गई थी, तो 1 से ई में मिल गया है और 0 से 1 में नहीं है। लिमिट पे बात कर लेते हैं। एफ डैश एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो किस तरफ जा रहा है, एफ डैश एक्स इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। और इधर देखते हैं, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, तो क्या एफ डैश एक्स 0 से 1 में इंक्रीजिंग है क्या, नहीं 0 से 1 में तो ये डिक्रीजिंग है, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। और एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन ई टू ई स्क्वायर, ई से ई स्क्वायर में डिक्रीजिंग है, ये वाली पार्ट सही हो गई, ये वाली बात जो है वो सही हो गई, ठीक है। एफ डबल डैश पर आ जाते हैं अब। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम 1 to e, तो एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। और एफ डबल डैश एक्स इन्फिनिटी पर किस तरफ जा रहा है, व्हेन एक्स टेंड्स टू एस इन्फिनिटी, एफ डबल डैश एक्स 0 की तरफ जाता है, तो ये वाला पार्ट सही हो गया। और यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। तो करेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार हाईलाइट कर दिए जाएं करेक्ट वाले। तो एक तो ये फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है, बस इसमें ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पर हमारा सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। और यहाँ पर P करेक्ट है, Q करेक्ट है और S करेक्ट है, ठीक है। अब मैच कराना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या बोला गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनकरेक्ट वाला कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो करेक्ट जो है ना उनको लिख लेना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर एक बार, 1 2 2 3 4 PQS, 1 2 2 3 4 PQS, 1 2 2 3 4 और PQS, ये करेक्ट है, ठीक है। तो पहला बोलता है 1 3 P, तो 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, P करेक्ट है, तो ये वाला सही है मतलब, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं। फिर सेकंड बोलता है सेकंड, ये करेक्ट आ गया हमारा। सेकंड फोर्थ Q, सेकंड फोर्थ Q, ये भी सही है। सेकंड थर्ड P, सेकंड थर्ड P, ये भी पॉसिबल है। थर्ड 1 R, थर्ड तो यहाँ पे था ही नहीं, 1 भी नहीं है यहाँ पर और आर भी नहीं है, तो थर्ड 1 आर वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमें इनकरेक्ट बताना था वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओनली करेक्ट फर्स्ट सेकंड आर, तो आर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हमारा गलत हो गया। थर्ड फोर्थ पी, थर्ड यहाँ पे नहीं है, फोर्थ है पी है लेकिन थर्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड थर्ड एस, सेकंड थर्ड एस, ये एक पॉसिबल है। और फोर्थ 1 एस, तो फोर्थ तो है नहीं, फोर्थ नहीं है इधर, 1 एस आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 भी नहीं है एक्चुअली, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट बताना है। फिर से फर्स्ट सेकंड 2 3 4 PQS, फर्स्ट सेकंड 2 3 4 और PQS, करेक्ट।
थर्ड थर्ड आर गलत हो गया, आर तो है ही नहीं, फोर्थ भी नहीं पॉसिबल है, सेकंड सेकंड क्यू, सेकंड सेकंड क्यू ये एक पॉसिबल है, फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया, आंसर विल बी सी। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोगों ने डिटेल में इसके ग्राफ समझ लिए, बना लिए, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल एओडी को लेकर। चलिए, दैट्स इट। तो ये हमने 2 सेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर पिछले सालों में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बना लिए जाते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन इन 2 सेशन में हम लोगों ने कवर किए हैं, इनको एक बार खुद से ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लें। जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का सवाल आप बना लेंगे, आपको एक पैटर्न दिखेगा इन कॉन्सेप्ट्स में कि एक सिमिलर टाइप की चीज़ें ही जेईई एडवांस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।